Students, today we'll discuss the topic that is law of constant proportion or law of constant composition. Beta, this is one of the laws of chemical combination, among the laws of chemical combination. In the last lecture हमने किया था law of conservation of mass and law of Avogadro's law. तो उसी सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लॉ है law of constant proportion or also said to be the law of constant composition. So just see what is the meaning of this. बेटा ये लॉ कहता है suppose there is a pure chemical compound. Just listen first. I am having a pure chemical compound. I'll take the example water. If the pure chemical compound is water, then all of you know that water is made up of two elements. These are named as hydrogen and oxygen. तो आई थिंक बेटा ये कहाँ पर ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि वाटर आपको जाके यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है इन समवेयर की भाई वाटर जो है वो कैल्शियम से बने या वाटर सल्फर से बने, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है. तो इस लॉ की जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या है, अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स जस्ट लाइक जो आपका वाटर है इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो डेफिनेशन भी बेटा स्टार्ट करते हैं साथ के साथ. डेफिनेशन a pure chemical compound is always made up of same elements. पॉइंट क्लियर. तो इसी को क्वांटिटी में देखते हैं. ऑल ऑफ यू नो जो वाटर का फॉर्मूला है दैट इज H2O एंड इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो ये बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ है. फर्स्ट पार्ट इन द सेंस कि ये इसकी हाफ डेफिनेशन है. कंप्लीट डेफिनेशन क्या है देखिए, कंटिन्यू करते हैं. तो ही सेड कि जो आपका प्योर केमिकल कंपाउंड है इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, मींस जो वाटर है वो किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. एंड रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसके अंदर चेक कीजिए. वाटर में हाइड्रोजन कितने ग्राम है बेटा, 2 ग्राम. ऑक्सीजन 16 ग्राम. रेशियो क्या आ गई 1:8. तो ये जो एलिमेंट्स है ये हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करेंगे. पूरी डेफिनेशन, अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट जस्ट लाइक वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दीज एलिमेंट दे विल कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो जस्ट लाइक वाटर में जो रेशियो आई वो क्या आई 1:8 आई है रेशियो. और एग्जांपल भी ले सकते हैं बट उससे पहले हम डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं. A pure chemical compound is always made up of same elements combined in fixed ratio or proportion by mass. So this we have taken the first example water. We'll take one more example. If I say beta carbon dioxide, all of you know the formula of carbon dioxide CO2. So carbon dioxide is made up of two elements, carbon and oxygen. Clear? And the ratio is C:2. बेटा यहाँ देखिए कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 16 2 जा 32. रेशियो क्या आएगी 4 3 जा 12, 4 8 जा 32. सो रेशियो इज 3:12. तो मैं क्या कह सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इफ इट इज प्योर इट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स कार्बन एंड ऑक्सीजन जो किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं 3:8 रेशियो बाय मास. क्लियर. अब क्योंकि आपके कंपाउंड में एलिमेंट की रेशियो फिक्स है बाय मास इसीलिए दिस इज आल्सो सेड टू बी द कांस्टेंट कंपोजिशन. कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मींस कि किन एलिमेंट्स का आपका कंपाउंड बना हुआ है वो फिक्स होती है. ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड में कोई और एलिमेंट आ रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड मींस कार्बन एंड ऑक्सीजन और वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं. तो फिक्स रेशियो से वर्ड आया प्रोपोर्शन और कंपोजिशन से वर्ड आया जिन एलिमेंट्स का वो बना हुआ है. तो इकट्ठा अगर हम करें तो अगेन हमारी वही डेफिनेशन आएगी जो मैंने लिखी थी. एक बार फिर से देखते हैं. अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स combined in fixed ratio or proportion by mass. Okay, now students we will see the experimental verification of the law. Just see out.
These are the simple two examples. Experimental verification. Now listen. So what they have done, they have produced carbon dioxide, or carbon dioxide is produced by two methods. इन अ लैब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको तो अलग अलग मेथड से बनाया गया. इन द फर्स्ट मेथड दे हैव डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट एंड दे विल गॉट CaO एंड CO2. सेकेंड मेथड में बेटा कार्बन का कंबशन किया गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगेन CO2. सो दिस इज यू कैन से फर्स्ट मेथड, दिस इज यू कैन से सेकेंड मेथड. तो बेटा दोनों मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड मिली एंड इट वाज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन, ratio of carbon is to oxygen in both the cases. First method the ratio again the same, that 3:8, and in the second method the ratio is again 3:8 by mass. तो बेटा हमने एक कंपाउंड को अलग अलग मेथड से बनाया, उसके बावजूद इवन दो जो एलिमेंट की रेशियो आई वो क्या आई, सेम आई, इट मींस द लॉ इज वेरीफाइड. अदरवाइज क्या होता कि फर्स्ट हमने CO2 को बनाया एक मेथड से, सेकेंड हमने अलग मेथड से. अगर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता तो फर्स्ट मेथड से जो रेशियो आई 3:8, सेकेंड मेथड से वो रेशियो नहीं आनी चाहिए थी, बट द रेशियो कम्स आउट टू बी सेम. इट प्रूव कि जो लॉ है वो पर्टिकुलरली वेरीफाइड है. तो आप एक कंपाउंड को किसी भी मेथड से बनाओ, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, उसमें जो एलिमेंट की रेशियो रहेगी दैट इज फिक्स. मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, or you can say this is one of the one more experimental verification. All of you know about the water. The formula of water is H2O. इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो है वो है बेटा 1:8 by mass. अब आप ये वाटर चाहे रेन वाटर लीजिए, either you will take river water or you will prepare it by the combustion of hydrogen, or you will prepare it by the neutralization reaction, जिसमें हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं, देन हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर. तो मैंने वाटर को 4 अलग अलग सोर्स से इकट्ठा किया. फर्स्ट सोर्स तो था रेन वाटर, सेकेंड रिवर वाटर, थर्ड बाय द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, फोर्थ बाय न्यूट्रलाइजेशन. इन सभी में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो मिली दैट इज 1:8 बाय मास. क्यों मिली? क्योंकि जो वाटर है वो यहाँ पर प्योर केमिकल कंपाउंड है. सेम है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन की रेशियो भी सेम क्यों थी? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना है दैट इज प्योर. सो दीज टू यू कैन से द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस एज वेल एज एग्जांपल्स आल्सो. क्लियर? सो ये हमने डेफिनेशन की, एग्जांपल भी वी हैव डन, वेरिफिकेशन वी हैव डन. डेफिनेशन एक बार फिर बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. A pure chemical compound is always made up of same elements combined in fixed ratio or proportion by mass, and this law was given by Joseph Proust. Now we have to do the limitation of the law. Just see out. Now the limitation. There are two limitations of the law. Limitations of law. First limitation, cannot be applied in case of isotopes. And the second limitation is cannot be applied in case of functional isomers. So these are the two limitations. We'll discuss one by one. First we'll discuss in isotopes.
I'll give you the example. Suppose we are dealing in water. Clear? In the water, the ratio of hydrogen is to oxygen that normally comes out to be 1:8. ठीक है, just see out. इसमें बेटा जो हाइड्रोजन है, it has 3 isotopes. I'll write here. Hydrogen has 3 isotopes. First is protium, second is deuterium, third is tritium. Protium has mass 1, deuterium 2, tritium 3. तो यहां पे ये जो आपकी रेशियो आई 1:8. ठीक है, अब हम इसी रेशियो को कैलकुलेट करते हैं. विल से डिफरेंट रेशियोज. H:O, again we will find out H:O, we will find out H:2. now if I take protium, कौन सा आइसोटोप लिया मैंने? प्रोटियम लिया, तो रेशियो आपकी वही रहेगी 1:8. बट इफ आई टेक ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम में हाइड्रोजन का मास 2 है, तो 2 2 4:16. रेशियो क्या है बेटा? 1:4. सिमिलरली इफ यू टेक ट्रीटियम, ट्रीटियम में हाइड्रोजन का मास कितना है? 3, सो 3 2 6:16 ऑन कटिंग. 2 3 6, 2 8 16. रेशियो क्या है? 1:8. सॉरी 3:8. अब देखिए बेटा, कंपाउंड आपका वाटर है. दिस इज द रेशियो विद फर्स्ट आइसोटोप, दिस इज द रेशियो विद सेकेंड आइसोटोप, दिस इज द रेशियो विद थर्ड आइसोटोप. तो जैसे आपका आइसोटोप चेंज होगा, आपके कंपाउंड में एलिमेंट की रेशियो चेंज होगी. बट लॉ क्या कहता है? लॉ सेज कांस्टेंट प्रपोर्शन. अगर कंपाउंड आपका प्योर है तो एलिमेंट की रेशियो क्या होगी? सेम होगी. और यहां पर जब हम आइसोटोप को चेंज करेंगे तो रेशियो भी क्या हो जाती है? चेंज. सो आई हैव रिटन कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ आइसोटोप बिकॉज द रेशियो चेंजेस with change in isotopes. This point you have to remember. Point clear? फिर से बता रहा हूँ, बड़ा इजी है, कुछ नहीं, सिंपल. जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट. जब आप आइसोटोप को चेंज करोगे तो उनका मास भी चेंज होगा, एंड मास चेंजेस तो रेशियो भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी. बट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेशियो क्या आनी चाहिए? रेशियो कम्स आउट टू बी सेम. एम आई क्लियर? चलिए, नाउ स्टूडेंट्स विल शिफ्ट टू द सेकेंड, that it cannot be applied in case of functional isomers. बेटा these functional isomers you have done in the 10th class, I think है आपका 9th या 10th में कहीं ना कहीं है. functional isomers क्या होते हैं? पहले एग्जांपल देखते हैं. CH3 CH2OH, this is ethanol, all of you, and CH3 OCH3, this is diethyl ether. These are two different compounds. This is alcohol, I simply write, and this is ether. और अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके चलेंगे, जस्ट सी आउट, बोथ हैव कार्बन 1 and 1 2, C2 हाइड्रोजन 3 + 2 5 CH3 CH2, हाँ, H6 and O, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. चाहे ये हो या ये हो, दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है. बट ये कंपाउंड क्या है? अल्कोहल, और ये कंपाउंड क्या है? ईथर. एंड अल्कोहल और ईथर, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स. इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स. सो यहां पर हम अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? जस्ट सी आउट. अब आप देखिए कि अल्कोहल और ईथर दे आर फंक्शनल आइसोमर, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं. बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसकी वजह से जो रेशियो आएगी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन बोथ द केसेस सेम आएगी. चेक करते हैं, देखिए कार्बन 1 and 1 2, सो 12 2 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16. सेम हियर, कार्बन 2, सो 12 2 24 एंड हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16. थोड़ा इसको डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट दिस विल बी 12 3 and 8. सिमिलरली 12 3 and 8. तो ये देखिए बेटा किस रेशो में कंबाइन हुए? इन दोनों कंपाउंड्स में, बोथ इथेनॉल एंड डाइथाइल ईथर,
दे आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फर्स्ट पॉइंट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, बट दोनों की रेशियो भी क्या है, सेम। यहां पर भी देखिए इन अल्कोहल और इथेनॉल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो है 12:3:8, सेम इन ईथर द रेशियो इज 12:3:8। जबकि हमारा ये लॉ क्या कहता है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट की रेशियो फिक्स होगी एक कंपाउंड में, अलग अलग में नहीं। अगर कोई दो अलग कंपाउंड लोगे तो उनमें रेशियो क्या आनी चाहिए, डिफरेंट आनी चाहिए, बट इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम क्यों आ रही है, क्योंकि ये फंक्शनल आइसोमर है, और फंक्शनल आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो एटम सेम होंगे, एटम सेम होंगे तो रेशियो क्या आएगी, सेम आएगी। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ रेशियो सेम नहीं आ सकती किन्हीं भी दो कंपाउंड्स की। सो व्हाट विल आई राइट, कंप्लीट करते हैं बेटा इसको, जस्ट सी आउट। हाँ जी, कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स बिकॉज in functional isomers different compounds have same molecular formula due to which they are made up of same elements with same ratio by mass, same ratio by mass, which is not in accordance with law, जो लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मेन क्या चीज है, सिंपल आपको समझ में आ गया कि किन्हीं दो कंपाउंड में अगर एलिमेंट की रेशियो सेम आ रही हो तो वो भी इस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। सो जस्ट सी आउट टू लिमिटेशंस, फर्स्ट कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ आइसोटोप्स, सेकंड कैन नॉट बी अप्लाइड इन केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। नाउ बेटा वी विल शिफ्ट टू द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस। सो दिस लॉ हैज बेसिकली थ्री टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, जस्ट सी आउट, three types. Type 1 numericals. In type 1 you have to verify the law, आपको लॉ वेरीफाई करना है, ठीक है। और लॉ वेरीफाई के लिए क्या होगा, जस्ट सी आउट, एक कंपाउंड को किसी भी एनी वन कंपाउंड, सपोज कंपाउंड आपका ए बी है, एनी कंपाउंड is prepared by more than one methods. Suppose मेथड 1 से बनाया बेटा, मेथड 2 से बनाया, मेथड 3, कितना भी मेथड से बनाएंगे, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स A is to B, दिस इज सेम फॉर ऑल द मेथड्स। क्या चीज है, द रेशियो of elements A is to B is the same for all methods, then law is verified। तो आपका लॉ क्या होगा, वेरीफाई होगा। न्यूमेरिकल में क्या करना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है कि किस कंपाउंड को अलग अलग मेथड से बनाया जा रहा है, और फिर उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड्स, उनकी रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है इन ऑल द मेथड्स, and then you have to see whether the ratio is same or not. If the ratio is same, the law is verified. If the ratio is not same, the law is not verified. So first we will do type 1 numericals. Question number 1, just see out. Question number 1 is CuO, copper oxide, is prepared by different methods. See out. तो बेटा इंडिकेट हो गया ना किस कंपाउंड को बनाया गया, कॉपर ऑक्साइड, ये ढूंढना भी जरूरी है। फर्स्ट मेथड दे विल से कि 1.7 ग्राम मेटल, हाउ मच मेटल, 1.7 ग्राम मेटल dissolve in HNO3 and igniting the copper nitrate
जो कॉपर नाइट्रेट बनेगा उसको इग्नाइट किया है। ऑल ऑफ यू नो मीनिंग ऑफ इग्नाइटिंग, गिव कॉपर ऑक्साइड 2.19 ग्राम। तो बेटा ये फर्स्ट मेथड है, पहले देखिए हम क्वेश्चन को ना साथ के साथ स्टडी करते हैं। He says 1.6 ग्राम मेटल। अब इस कॉपर ऑक्साइड में मेटल कौन है? कॉपर। तो ये रिगार्डिंग किसके है? कॉपर। तो कॉपर में जब आपने नाइट्रिक एसिड को ऐड किया यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर नाइट्रेट को इग्नाइट किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया, देन हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। तो हमें अपना कंपाउंड मिल गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। सेकेंड मेथड दे विल से 1.4 ग्राम मेटल 1.14 ग्राम मेटल। बेटा मेटल इज अगेन कॉपर, dissolve in nitric acid, same above, dissolve in nitric acid, precipitated as copper hydroxide, means जो precipitate बनाया गया, precipitated as copper, देखो यहां पे कॉपर नाइट्रेट था, यहां पे क्या बना है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। बाय एडिंग कास्टिक एल्कली सॉल्यूशन, इसके लिए उन्होंने ऐड किया था HNO3 प्लस कास्टिक एल्कली, एल्कली ऑल ऑफ यू नो NaOH। तो पहला स्टेप देखिए, कॉपर को पहले नाइट्रिक एसिड से ट्रीट किया, देन NaOH ऐड किया, तो व्हाट यू विल गॉट? यू विल गेट द प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एंड दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स यू 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। पहले बेटा आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इसमें ना स्टेटमेंट बहुत बड़ी होंगी, स्टेटमेंट से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने एक स्टेटमेंट को नोट किया, लेट्स सी आउट। पहले ये देखिए कि कंपाउंड कौन सा है आपका। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कंपाउंड है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। पॉइंट क्लियर? कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। नाउ कितने मेथड से प्रिपेयर्ड है? 2 मेथड्स। सो आई विल राइट मेथड 1 and here I will write method 2. स्टेप समझिए फिर से। कंपाउंड पता चल गया, कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। मेथड 1, मेथड 2। अब कॉपर ऑक्साइड में किसकी रेशियो निकालनी है? कॉपर और ऑक्सीजन। सो यू मस्ट नो द मास ऑफ कार्बन, कॉपर कितना है, और मास ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द केसेस, कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट में देखिए कॉपर कितना है? 1.75 ग्राम। क्लियर? ओके। और कॉपर ऑक्साइड कितना है? 2.19। कॉपर ऑक्साइड कितना है? 2.19। यहां लिखते हैं कॉपर ऑक्साइड इज 2.19। अब कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का मास गिवन है, देन हाउ कैन आई कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन? बेटा मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा? कॉपर ऑक्साइड में से आप कॉपर के मास को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो कॉपर ऑक्साइड है 2.19, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1.75, दिस विल बी 9 में से 5 गए 4। ठीक है बेटा। यहां पर क्या है? 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे, 11 में से 7 गए, व्हाट कम्स आउट टू बी 4। सो दिस विल बी 0.44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा क्या किया है हमने। कॉपर ऑक्साइड का मास गिवन था, कॉपर का गिवन था, ऑक्सीजन का निकाला, सेम यहां भी निकालेंगे। यहां पर देखिए सेकंड मेथड में मेटल मींस कॉपर कितना है बेटा? 1.14 ग्राम। बी क्लियर? हमें इन बीच के स्टेप्स में नहीं पढ़ना, आपको बीच के किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको सर्कल कर देता हूं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का हमारा कंपाउंड है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इंटरमीडिएट स्टेप आइदर दे आर 10, 20, 2, 3, 4, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सिलेक्ट योर कंपाउंड फर्स्ट। ओके। सेकंड में मेटल कितना है? 1.14। अब कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है बेटा इसमें? 1.43। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा? कॉपर ऑक्साइड में से आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस द मास ऑफ कॉपर, दिस विल बी 1.43 minus 1.14. Clear? On subtraction I will get 0.29. So I think first step हमारा हो गया। ध्यान से देखिए, हमने अपने कंपाउंड को सिलेक्ट किया, कंपाउंड में एलिमेंट्स के मास को निकाल लिया। अब व्हाट द लॉस इज, आइए ये एक्स्ट्रा चीजों को थोड़ा रब कर देते हैं, विल गेट सम स्पेस। देखिए अब लॉ कब वेरीफाई होगा? ठीक है,
लॉ कब वेरीफाई होगा? जब आपके कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो दोनों में क्या आएगी? सेम। सो यहां पर देखिए रेशो ऑफ कॉपर इज टू ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज 1.75 अपॉन 0.44। एक चीज और बेटा, आप यहां पर एलिमेंटल फॉर्म भी लिख सकते हैं और एटॉमिक फॉर्म भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो 1.75 0.44 3.977। और बेटा इस केस में कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो 1.14 अपॉन 0.29। जब इसको सॉल्व करेंगे आई विल गेट 3.93। तो रेशियो देखिए बेटा अप्रोक्सीमेटली 1 डिजिट तक रेशियो क्या है? सेम है। सिंस द रेशियो इज सेम, therefore the law is verified। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रेशियो सेम आएगी तो लॉ वेरीफाई होगा, रेशियो सेम नहीं आएगी देन लॉ वेरीफाई नहीं होगा। और ध्यान करना है अपने कंपाउंड पे और कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनके मास पे, बाकी प्रोसेस पे आपको वर्कआउट नहीं करना है। एम आई क्लियर? चलिए सी विल टेक वन मोर, एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। Carbon dioxide is prepared by two methods. First method, prepared by heating calcium carbonate, and CO2 is found to contain 40% of carbon. So what is the first method? By heating calcium carbonate and CO2 is found to contain 40% of carbon. In the second method, it is prepared by the combustion of carbon, 10 gram carbon and you can say 20 gram oxygen combined to give CO2. Clear? And this law, this is in accordance with law of conservation of mass, ठीक है। तो वही आपको प्रूफ करना है, जस्ट सी आउट। सबसे पहले फिर से वही है बेटा, जस्ट आपका कंपाउंड क्या है? CO2। टू मेथड्स यू विल राइट, मेथड 1, मेथड 2। फर्स्ट मेथड में बेटा जो कार्बन है दैट इज 40%, सी आउट, कार्बन इज 40%, सो बेटा ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 60%, ओके। सेकंड में आइए, जो CO2 है वो किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। सो कार्बन इज 10 ग्राम एंड ऑक्सीजन इज 20 ग्राम। नाउ द रेशियो C/O 40 upon 60, the ratio is 2:3, and here the ratio is 10 by 20 1/2। क्या रेशियो सेम आई? रेशियो सेम नहीं है। इट मीन्स व्हाट विल आई राइट? since the ratio of elements is not same in two methods, therefore the law is not verified। Understand this thing now? So this is type 1 numerical, बिल्कुल सिंपल है। You have to find out the compound और उस कंपाउंड में एलिमेंट की रेशियो चेक करनी है। If this comes out to be same, the law is verified। सेम नहीं आती, law is not verified। Now student, type 2 numericals। Type 2, in the type 2 numerical you have to find out the mass of elements
compounds, if they follow law of कांस्टेंट कंपोजिशन। थर्ड सेकंड क्या है, आपको कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना है, अगर वो किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। सो जस्ट सी द क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन इज, इफ द लॉ ऑफ constant composition is true. What is law of constant composition is true? Calculate the mass of calcium, carbon and oxygen in 20 gram of CaCO3। आपको किसका मास निकालना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। किसमें बेटा, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है ना। CaCO3 कंटेन्स 40% ऑफ कैल्शियम, 12% ऑफ कार्बन एंड 48% ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो डाटा है, ये डाटा हमें कहां से मिला, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन से। वो कहता है कि आपके कंपाउंड के अंदर जो ये एलिमेंट की परसेंटेज है ये फिक्स है, तो ऑन दैट बेसिस आप अपने एलिमेंट्स का मास निकाल सकते हो। सो जस्ट सी आउट कैसे कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन नाउ। सो जस्ट सी मास ऑफ कंपाउंड WCaCO3 20 ग्राम, ओके। नाउ मास ऑफ कैल्शियम कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा कैल्शियम कितना परसेंट है, 40%, मींस 40/100। किसका 40%, कंपाउंड का। सो इनटू 20, this will be 8 gram, okay। Similarly mass of carbon, कार्बन कितना परसेंट है, 12%, मींस 12/100। तो 12% किसका, 20 ग्राम इंटू 20, सो दिस विल बी 2.4 ग्राम। एंड थर्ड वन इज मास ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन इज 48%, मींस 48/100 इंटू किसका 48%, 20 का। सो 20, 0 से 0 कैंसिल, व्हाट यू विल गेट, 2 8s are 16, 2 4s are 8 and 1 9, 9.6 ग्राम। क्लियर। और अगर इन तीनों को आप ऐड करोगे 8 प्लस 2.4 प्लस 9.6, तो किसके इक्वल आएगा, 20 ग्राम। तो ये सेकंड टाइप हमने की, जिसमें आपको कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका मास फाइंड आउट करना है, उनकी परसेंटेज आपको गिवन होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन मस्ट बी ट्रू। लॉ क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अगर लॉ ट्रू नहीं है तो ये परसेंटेज फ्लक्चुएट हो सकती है, तब हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट अगर ये लॉ को वैलिडिटी कर रहा है, लॉ को मान रहा है, तो ये कंफर्म है कि कैल्शियम कितना है, 40 से सीधा आंसर आएगा। Calcium is 12, you will get direct answer. Oxygen is 48, you will get direct answer. So the main point is that law of constant composition is true. So these we have done the 2 numericals, type 2 numericals. Now type 3. Type 3 numericals बहुत simple है, एक बार समझने की जरूरत है। What they will ask, just see out. Type 3 numericals, they will ask about the ratio or composition of compounds if they follow law of constant composition, if they follow law of constant composition। क्वेश्चन लिखता हूं, then it will be clear to you। I'll write the question, just see out। He says if CO2 obeys law of constant composition, then what must
the ratio of carbon and oxygen. बस अब क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है कि रेशियो निकालनी है, ना कुछ डेटा गिवन है ना कुछ गिवन है, ठीक है, बट मेन थिंग लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये लॉ वैलिड है, इस लॉ का मीनिंग देखिए, बहुत इजी, इवन आई कैन से दिस इज द इजीएस्ट न्यूमेरिकल ऑफ द केमिस्ट्री. कंपाउंड इज CO2. इट इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स? कार्बन एंड ऑक्सीजन. नाउ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सेज कि अगर ये कंपाउंड प्योर है तो ये हमेशा किसका बना होगा? कार्बन ऑक्सीजन का. और ये किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? दे आर कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास. तो बाय मास निकाल दो भाई. कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम, 3:8. बड़ा सिंपल, सबसे सिंपल, बट स्टेटमेंट ऐसे आई कि वी गेट कंफ्यूज्ड. सिमिलरली अगर इसकी जगह CO2 की जगह कोई और दिया होता, सपोज इन क्वेश्चन नंबर 2 आई विल राइट if the water obeys the law of constant composition, what must be the ratio of hydrogen and oxygen? Solution. Again your compound is H2O, so it is made up of two elements, hydrogen and oxygen, and their mass is hydrogen 2 gram, oxygen 16 gram. The ratio is 1:8 by mass. Similarly 3:8 by mass. So beta this we have completed the law of constant proportion or composition. We have done numerical limitation. In the end I will again define what is a law. Law says a pure chemical compound made up of same elements combined in fixed proportion by mass. So that's all about the law of constant proportion, constant composition. That's all.